आज भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर कोरोना वायरस है और आज हम दुबई में बैठकर कोरोना वायरस का आपके लिए एक ग्लोबल विश्लेषण करेंगे। पूरी दुनिया में 93,455 लोगों में कोरोना वायरस की अब पुष्टि हो चुकी है और इस वायरस से मरने वालों की संख्या 3,198 हो गई है। जो ग्लोबल तस्वीर है वो हम आपको दुबई से थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको भारत के बारे में बताते हैं। आज भारत में कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या हुआ है ये आपको सबसे पहले जानना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस के 25 नए मामलों की पुष्टि हुई है और कुल मिलाकर भारत में कोरोना वायरस के 28 मामले अब सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 मरीज केरल के थे जो अब ठीक हो चुके हैं, जबकि 25 नए मरीजों का इलाज देश के अलग अलग अस्पतालों में इस समय चल रहा है। इनमें 16 मरीज इटली के नागरिक हैं। इन लोगों को बस में घुमाने वाला एक ड्राइवर भी इस वायरस से अब संक्रमित हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली में जिस व्यक्ति में कल कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, उसके 6 रिश्तेदारों की जांच रिपोर्ट भी अब पॉजिटिव आई है। इसके अलावा तेलंगाना में कोरोना वायरस का एक मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ है। ये भारत का अभी तक का अपडेट है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बाकी एंट्री पॉइंट से देश में दाखिल होने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अब बहुत कड़ी जांच की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि जो भी लोग बाहर से भारत में आ रहे हैं, कहीं उनमें ये इन्फेक्शन तो नहीं। इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और ईरान से आने वाले विदेशी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया गया है। चीन के नागरिकों में ये प्रतिबंध पहले से ही लागू है, यानी जो चीन के नागरिक हैं उनका वीजा तो पहले ही भारत ने रद्द कर दिया था। इसके अलावा जिन विदेशी नागरिकों ने 1 फरवरी या उसके बाद चीन, इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों की यात्रा की है, वो भी अब भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, मकाओ, हांगकांग, इटली, ईरान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर और ताइवान से आने वाले यात्रियों को भी एयरपोर्ट पर अब स्वास्थ्य की जांच अपनी करवानी पड़ेगी। भारत सरकार ने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की यात्रा न करने की सभी लोगों को सलाह दी है। इसलिए जो लिस्ट अभी हमने आपको पढ़कर बताई है, अगर आप इन देशों की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो जब तक जरूरी ना हो आप चीन, जापान, ईरान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की यात्रा बिल्कुल ना करें। आज कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भारत में कोरोना वायरस के ताजा हालात और इससे लड़ने की सरकार की तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। तो पहले आप भी सुन लीजिए कि क्या तैयारियां की हैं भारत की सरकार ने। हमारे जैसा पहले भी बताया कि लगभग 3,000 से ज्यादा हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें ये जो पॉजिटिव्स हैं इनके बारे में आपको बता दिया। 15 लेबोरेटरीज हमने पहले एस्टैब्लिश की थी फर्स्ट फेज में ही। अभी 19 लेबोरेटरीज और एस्टैब्लिश कर दी हैं, जिसमें से 7-8 कल शुरू हो गई हैं, बाकी सब आज शुरू हो जाएंगे। अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका टोटल 28 होता है। इस 28 में मैंने आपको ब्रॉड बताया कि 3 लोग केरल में आए थे, ठीक हो गए। एक दिल्ली में आया, वो ट्रैवल करके आया इटली से, जो जिसने अपने 6 रिश्तेदारों को इन्फेक्ट करा। एक इटालियन ग्रुप जो ट्रैवलिंग के लिए भारत में आया था, उस ग्रुप के जो है 16 इटालियन और उसको जो चला रहा था ड्राइवर एक इंडियन, वो इन्फेक्ट हुआ उस ग्रुप के अंदर जो है। तो दैट इज द एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ विच इज विद अस। ये जो इटालियन जो ग्रुप टूरिस्ट जो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे, हु हैड कम टू इंडिया much before we were screening people coming from Italy, उनमें से एक व्यक्ति को बुखार हुआ जयपुर में, उसको इन्वेस्टिगेट किया, वो पॉजिटिव आया तो हमने उसके ग्रुप के सारे लोगों को आइसोलेट करके आईटीबीपी कैंप में तुरंत शिफ्ट कर दिया। अभी तक हमने बताया था लास्ट टाइम जब आपसे मिले थे कि हम 12 जो कंट्रीज हैं उनके जो पैसेंजर्स हैं उनका यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे थे। अभी जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। दुनिया भर के शेयर बाजारों के बाद अब कोरोना वायरस का असर भारत के शेयर बाजारों पर भी पड़ने लगा है। आज भारत का शेयर बाजार
गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार किसी भी होली मिलन समारोह में हिस्सा न लेने का फैसला किया है और लोगों से भी अपील की है कि इस बार इस तरह का कोई समारोह न करें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो इस बार किसी होली मिलन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। और हमारी भी आप सबको यही सलाह है कि क्योंकि होली आ रही है, त्योहार का समय है, बहुत सारे होली मिलन समारोह होते हैं और अलग अलग समारोह होते हैं। आप किसी भी ऐसे समारोह में जाने से बचिए, चाहे वो होली का समारोह हो या फिर कोई और फंक्शन हो या कोई और इस तरह की कोई और गैदरिंग हो जहां से आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लग सकता है। ऐसी किसी भी जगह जाने से बचिए। कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। WHO का कहना है कि इस वायरस से पीड़ित लोगों में मृत्यु दर 3.4% अब हो गई है। यानी इस वायरस से पीड़ित 100 लोगों में से 3 की जान को खतरा हो सकता है। यानी जो 3% लोग हैं वो शायद अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। लेकिन WHO ने यह भी कहा है कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस सामान्य सर्दी जुकाम के मुकाबले कम तेजी से फैलता है। लेकिन आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि लगभग 3% लोग, 100 में से 3 लोग ऐसे होते हैं जिनकी जान इस बीमारी की वजह से चली जाती है। 97% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से रिकवर हो जाएंगे, जो उससे ठीक हो जाएंगे इलाज के बाद। आपको जानकर हैरानी होगी कि मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों से हर रोज दुनिया में करीब 3000 लोगों की मौत हो जाती है। पिछले 2 लाख वर्षों में अकेले मच्छर ही 5200 करोड़ लोगों की जान ले चुके हैं। अलग अलग मौसमी बीमारियों की वजह से भी दुनिया में हर रोज औसतन 1769 लोग मारे जाते हैं। कुल मिलाकर कोरोना वायरस खतरनाक तो है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के मरीजों की मृत्यु दर कई दूसरे वायरस के मुकाबले काफी कम है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, लगभग 3% की मृत्यु दर है। कुल मिलाकर कुछ सावधानियां अपनाकर और इसके लक्षणों की पहचान करके आप इस वायरस से बचे रह सकते हैं। आज हम आपको कोरोना वायरस के फैलने की पूरी क्रोनोलॉजी समझाएंगे, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि भारत में इस वायरस को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है। बाजार में जब होली का माहौल होना चाहिए और रंग गुलाल पिचकारी दिखनी चाहिए, तब चारों तरफ मास्क और सैनिटाइजर की मांग हो रही है। तो सवाल है कि कोरोना से कैसे मुकाबला करें और त्योहार के इस मौसम में डरें या ना डरें। इन सवालों का जवाब जानने के लिए जी मीडिया के संवाददाता देश के अलग अलग हिस्सों में निकले। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कोरोना से बचने के लिए कौन से मास्क खरीदें और मास्क खरीद भी लें तो इसे पहने कैसे। यहाँ पर अलग अलग तरह के मास्क हैं सर। ये नॉर्मल सर्जिकल मास्क जो हम अक्सर अस्पतालों में देखते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड मास्क हैं। तो लोग किस तरह से मास्क को चुने और किस तरह से उसे पहने, पहले तो ये अलग अलग वैरायटी क्या है? देखिए, ये है नॉर्मल सर्जिकल मास्क, जो कि मैं कहूँगा इक्वली इफेक्टिव है। इससे ज़्यादा कोई हाई एंड मास्क लेने की जरूरत नहीं है। ये 3 जो आप देख रहे हैं, ये 3 तरह के N95 मास्क हैं। इसमें 95 नंबर क्या इंडिकेट करता है? 95 नंबर इंडिकेट करता है कि 95% पार्टिकल्स जो कि 0.3 माइक्रॉन्स के साइज के हैं, उससे उतनों को वो फिल्टर आउट कर देता है। 95% को फिल्टर आउट कर देता है। फिर 99% का मतलब होता है N99 का होता है 99% पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर देता है। तो वायरसेस की प्रोटेक्शन के लिए N95 मास्क सबसे इफेक्टिव माने जाते हैं। लेकिन ये और डेफिनेटली ये नॉर्मल सर्जिकल मास्क से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये पहन के बहुत आपको सफोकेटिंग वाली फीलिंग होती है। और इसको ये वाले जो मास्क हैं, अक्सर दिक्कत ये आती है कि इस मास्क को लोग बहुत देर तक पहन नहीं पाते और बार बार उतारते हैं। मेरे ख्याल से ये ज्यादा प्रॉब्लम है। और उतारेंगे तो फिर उसकी इफेक्टिवनेस नहीं है, और बहुत देर पहनेंगे तो वो आपको घुटन की फीलिंग होती है। तो उसमें फिर कई तरह के ये डिजाइन है। N95 मास्क एक ये है। इसमें अगर आप देखें तो इसके एंड पे आगे की तरफ फेनेस्ट्रेशंस हैं, तो इससे थोड़ी सी वेंटिलेशन बेटर हो जाती है और वायरसेस फिर भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा भी है, तो आपको वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आता।
कैसे पहना जाता है सर इसको? तो ये जैसे देख रहे हैं ऊपर एक इसमें आयरन ग्रिड होती है जो आपके नेजल ब्रिज के साथ मैच करनी चाहिए, तो उसको इन्होंने टर्न किया है ताकि वो इनके नेजल ब्रिज पे फिट हो जाए। और ये पीछे जो है ये आपके अपने बैक साइड ऑफ हेड पे आपने इसको टाई करना है। ये मास्क हमने आपको दिखाया कि इसको किस तरह से पहन सकते हैं। अमूमन इसे वन टाइम यूज किया जाता है, मेरे ख्याल से इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। ऐसा है कि अगर एक आदमी ही इसको पहन के रखता है तो दिन में आप इसको कई बार उतार चढ़ा सकते हैं, अनलेस अनटिल ये फिजिकली डैमेज हो जाए या इस पे काफी पानी गिर जाए, तब इसको चेंज करना पड़ता है। इस दौरान आप लगातार सुन रहे होंगे कि अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। आखिर आइसोलेशन वार्ड क्या होता है और कैसे काम करता है, आज आपको ये भी समझना चाहिए। डॉक्टर मनीष, अगर मान लीजिए आप ही को पेशेंट को अटेंड करना है तो क्या करना पड़ता है? तो हमें स्पेशली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर, गाउन पहनकर, ग्लव्स, मास्क पहनकर, कैप पहनकर पेशेंट को एग्जामिन करना होता है और पेशेंट के लक्षण पूछने होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे किट पहनते हैं। सर, ये जो गियर पहन रहे हैं, एक बार इसको आपने पहन लिया, उसके बाद क्या इसे बाहर आके फेंक देना होता है या इसे फिर से डिस्पोजेबल होता है? डिस्पोजेबल। हाँ, डिस्पोजेबल। यानी इसको फिर हमें निकालना? नहीं, दोबारा निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें वायरस आ जाएगा, इसको दोबारा नहीं पहन सकते हम। तो हॉस्पिटल्स की जो तैयारी है वो किस तरह की है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का पूरा एक डिस्पोजेबल बॉडी सूट भी इसे कहा जाता है, इसे पहना जाता है। और ये हेडगियर हो गया, यानी कि सब तरफ से प्रोटेक्शन होगी। अब ये जितनी तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है उससे कहीं अधिक रफ्तार से कोरोना वायरस पर अफवाहें फैल रही हैं। इसलिए आज हमारी कोशिश ये है कि आपको कोरोना वायरस से जुड़ी सिर्फ ऐसी जानकारी दें जिससे आप अफवाह और कोरोना वायरस दोनों से सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सवालों को लेकर सच के साथ कई तरह की अफवाहें भी इस समय चल रही हैं। अगर आप भी इन सवालों को लेकर भ्रम की स्थिति में हैं और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या किसी होटल में खाना खाने से आपको ये वायरस लग सकता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है, क्या बस में जाने से, मेट्रो में जाने से क्या आपको ऐसा लगता है, क्या बच्चों की स्कूल से छुट्टी करा देनी चाहिए, ये सारी बातें पूरे भारत में अब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो अब आपको ध्यान से डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की ये बात सुननी चाहिए। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट हैं और वो आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी इस समय बता रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए। भारत की तैयारी अभी तक अच्छी हुई है, जो हम देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने से, जब से चाइना से लोग वापस आए और उनकी स्क्रीनिंग करी गई, उनकी जांच की गई। आगे जो तैयारी कर रहे हैं वो और भी ऐसे गंभीर व्यवस्था के लिए है जो आ सकती है। अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं आई है, बट हमें तैयार रहना चाहिए और तैयारी करना हमेशा बेहतर है। तो ये तैयारी अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सरकार कर रही है। आपने इन्फेक्शन कंट्रोल की बात की, ये बहुत ज़रूरी है कि हर अस्पताल में, हर हेल्थ फैसिलिटी में साबुन और पानी कम से कम हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हाथ को साबुन पानी से धोने से, दिन में कई बार धोने से, और ज़्यादातर हेल्थ फैसिलिटीज़ में जहाँ पे डॉक्टर और नर्स कई मरीजों को देखते हैं, इनको ज़्यादा करना चाहिए। तो उससे ये वायरस और बाकी कीटाणु को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि अस्पतालों में जो लोग खांसी कर रहे हैं उनको अलग रखना चाहिए, एक ही वार्ड में सबको एक साथ नहीं रखना चाहिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसमें एंटीबायोटिक यूज का भी गाइडलाइन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं इसको। जब कोई इस बीमारी से का पेशेंट हो और वो खांसे, तो ये जो कीटाणु हैं वो बाहर आते हैं खांसी में और वहां पे नीचे गिर जाते हैं, चाहे वो टेबल पर हो या बेड पे हो या दरवाजे पे हो, और हाथों से वो फैलती है बीमारी। तो इसमें
खाने पीने का इसमें कोई ट्रांसमिशन में रोल नहीं है। तो हमें जो नॉर्मल प्रिकॉशन है वो यूज करनी चाहिए, जैसे कि अच्छी तरह से खाना पकाएं, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो मांस हो, और कच्चा खाना मतलब अगर खा रहे हैं कच्चे वेजिटेबल्स वगैरह सब्जी तो उसको अच्छी तरह से धोएं। जहां तक मौसम की बात है, इसके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि ये जो नया वायरस है ये गर्मी में सर्दी में कैसे बदलेगा। तो ये तो टाइम से ही हमें पता लगेगा, पर हमें ये नहीं सोच के बैठ जाना चाहिए कि हमारे देश में तो गर्मी आ रही है और सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि गर्मी में भी ये फैलता रहे, तो तैयारी हमें वैसे ही करनी चाहिए जैसे ये वायरस अभी आगे बढ़ेगा। इस समय जैसा कि आप जानते हैं मैं दुबई में हूं और यहां भी चारों तरफ कोरोना वायरस की ही चर्चा हो रही है। जब मैं दुबई के एयरपोर्ट पर उतरा तो चारों तरफ ऐसे ही लोगों को देखा जो सब फेस मास्क पहने हुए थे। चारों तरफ लोग यही बात कर रहे थे कोरोना वायरस की। दुबई कितना सुरक्षित है, हवाई जहाज में वो कितने सुरक्षित हैं, एयरपोर्ट पर पानी पिया जाए कि नहीं पिया जाए, न जाने कितनी सारी उनकी क्वेरीज थी जो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। और दुबई में जब हम एयरपोर्ट पर थे, न सिर्फ भारत के नागरिक थे, पूरी दुनिया में जो अलग अलग देशों से लोग यहां पर आ रहे थे, लेकिन सबके मन में एक ही बात थी और वो थी कोरोना वायरस का डर। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ हमारे देश में भारत में ही कोरोना वायरस के बारे में लोग बात कर रहे हैं। दुनिया भर में लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जिस फ्लाइट में मैं आया उसमें भी लोग कोरोना वायरस के बारे में ही बात कर रहे थे, चाहे किसी भी देश के हों। यूएई में कोरोना वायरस के 6 नए मामलों की पुष्टि हो चुकी है और कुल मिलाकर यूएई में कोरोना वायरस के 27 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। मेरे हाथ में आज यहां दुबई के 2 बड़े अखबार हैं और मैं आपको ये अखबार पढ़कर बता सकता हूं कि उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर क्या चल रहा है। एक यहां का जो बड़ा अखबार है उसकी पहले पन्ने पर जो हेडलाइन है वो है यूएई रिपोर्ट 6 न्यू वायरस केसेस, स्कूल्स कॉलेजेस गेट अर्ली ब्रेक, यानी स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। 6 नए वायरस की जो केसेस हैं वो यहां पर डिटेक्ट हुए हैं। इसके अलावा नीचे ये भी लिखा है कि कौन कौन सी इवेंट्स ऐसी हैं दुबई में या यूएई में जो कैंसिल हो चुकी हैं। इन्होंने यहां पर बताया कि आबू धाबी में फर्स्ट अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था आबू धाबी में, वो कैंसिल हुआ है। फिर के पॉप कॉन्सर्ट एक हो रहा था दुबई में, होने वाला था मार्च 21 को, उसको कैंसिल कर दिया गया है। एक और अमेरिकन रैपर है, उनका एक कॉन्सर्ट होने वाला था 27 मार्च को, ये भी दुबई में कैंसिल कर दिया गया है। फिर और भी कई इसमें लिखे हुए हैं अवार्ड फंक्शंस हैं जो कि अब कैंसिल कर दिए गए हैं। और आपको तो पता ही है कि हम भी यहां पर बियॉन्ड ग्लोबल समिट के लिए आए हैं, क्योंकि ये कल है बियॉन्ड ग्लोबल समिट। लेकिन अपने दर्शकों को, बहुत सारे दर्शक हमें पूछ रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा। हम आपको बता दें कि बियॉन्ड ग्लोबल समिट पहले की तिथि के हिसाब से ही, जो पहले हमारा कार्यक्रम था उसी के हिसाब से चलेगा। और ये बियॉन्ड ग्लोबल समिट कल हो रहा है सुबह 9:30 बजे से, और कल आप इसे बियॉन्ड पर देख भी पाएंगे। दूसरा अखबार देखिए, इसमें लिखा है सऊदी अरेबिया कुवैत इम्पोज एंट्री कर्ब्स, यानी अब एंट्री बैन कर दी है बहुत सारे देशों के लोगों की। ईरान पुट्स आर्मी ऑन अलर्ट, ईरान ने अपनी सेना को अलर्ट पर रख दिया है क्योंकि ईरान के 23 सांसद इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं ईरान में। इसलिए यहां पर भी और बहुत बड़ी अगर आप देखें अखबारों में तो बहुत बड़ी कवरेज है कोरोना वायरस को लेकर। इतना ही नहीं, दुबई में इंडियन हाई स्कूल करिकुलम से जुड़े सभी स्कूलों में होने वाली आंतरिक परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। स्कूल बंद हो गए हैं, कॉलेज बंद हो गए हैं। छात्रों को उनकी साल भर की परफॉर्मेंस के आधार पर ही अगली कक्षाओं में अब भेजा जाएगा। लेकिन दुबई के भारतीय स्कूलों में होने वाली सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाओं पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई है। ये उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं जो कि सीबीएसई की परीक्षा यहां दे रहे हैं। यूएई में कोरोना वायरस के संदिग्धों से कहा गया है कि वो नमाज अदा करने के लिए भी अब अपने घर से बाहर ना निकलें, बल्कि अपने घर में ही नमाज अदा करें। यूएई की शरिया इफ्ता काउंसिल की तरफ से जारी एक फतवे में कहा गया है कि समाज के सभी लोग प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस फतवे में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों से कहा गया है कि उनका सार्वजनिक जगहों पर लोगों से मिलना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक जगहों पर वो लोगों से ना मिलें। पिछले हफ्ते यूएई में आयोजित होने वाले एक साइकिलिंग टूर्नामेंट को भी रद्द कर दिया गया था।
इसी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आए कुछ विदेशी खिलाड़ियों के कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे। यूएई और दुबई ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से कई बड़े आयोजन रद्द कर दिए गए हैं। गूगल ने इस साल के अपने सबसे बड़े आयोजन I/O 2020 को रद्द कर दिया गया है। फेसबुक ने अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी अडोबे ने भी अपना एनुअल लाइव समिट रद्द कर दिया है। पिछले महीने स्पेन के बार्सिलोना में होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को भी ऐसे ही रद्द कर दिया गया था कोरोना वायरस की वजह से। और हर साल होने वाले इस इवेंट में दुनिया की बड़ी बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं। पिछले साल इस आयोजन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा भारत में 19 मार्च से आयोजित होने वाली वर्ल्ड वाइल्डरनेस कांग्रेस को भी अब रद्द कर दिया गया है। इस आयोजन में 60 देशों के 2000 लोग हिस्सा लेने वाले थे। एंटार्क्टिका को छोड़कर कोरोना वायरस दुनिया के लगभग हर महाद्वीप में अब फैल चुका है। चीन में करीब 80,270 लोगों में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, जहां 5,600 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। तीसरे नंबर पर अब इटली आ गया है, जहां 2,500 से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। करीब 1,000 मरीजों के साथ जापान दुनिया में चौथे नंबर पर है। इसके बाद फ्रांस का नंबर आता है, जहां कोरोना वायरस के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर जो नक्शा आप देख रहे हैं, जो मैप देख रहे हैं, वो कोरोना वायरस के प्रभाव के बारे में आपको बताता है। पीले रंग से दर्शाए गए सभी देशों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि लाल रंग से दर्शाया गया चीन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन 93,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस हुआ, उनमें से 50,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह से अब स्वस्थ भी हो चुके हैं, जो लोग शायद आपको नहीं बता रहे हैं। जो देश और महाद्वीप आपको ग्रे रंग में नजर आ रहे हैं, वहां अभी कोरोना वायरस के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। यानी ये वो मामले हैं जहां वो जगहें हैं जहां कोरोना वायरस अभी नहीं पहुंचा है। अब हम आपको दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के असर को आंकड़ों की मदद से समझाएंगे। भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है और इन राज्यों की आबादी करीब 32 करोड़ है। भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति इन्हीं राज्यों में रहता है और अगर कोरोना वायरस इन राज्यों में फैल गया तो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। चीन के हुबेई प्रांत से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और वायरस फैलने की खबर आने के बाद चीन ने हुबेई की सीमाएं बंद कर दी थी और आज भी इस प्रांत के करीब 6 करोड़ लोग अपने घरों में कैद हैं। लेकिन 135 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना बहुत मुश्किल काम होगा। चीन ने तो ये कर लिया 1 या 2 प्रांतों में या कुछ प्रांतों में, लेकिन भारत में ये करना आसान काम नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस वायरस से दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था को 215 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है और ये भारत की जीडीपी से भी करीब 11 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक इस वर्ष पिछले 10 वर्षों के मुकाबले दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार सबसे कम रहेगी। तो ऐसे ही मंदी चल रही है। इस मंदी का मुकाबला करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने गरीब देशों को 87,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। कोरोना वायरस का असर भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों पर पड़ रहा है। आज भारतीय शेयर बाजार के सेंसेक्स में 300 अंकों की गिरावट हुई है, जबकि 350 कंपनियों के शेयर की कीमत पिछले 1 वर्ष में आज सबसे कम है। 19 फरवरी से लेकर अब तक निवेशकों को करीब 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अमेरिकी शेयर बाजार में भी निवेशकों को अब तक 300 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। कोरोना वायरस का असर भारतीय दवा उद्योग पर भी पड़ रहा है। भारत में दवाओं के निर्माण के लिए 80% कच्चा माल चीन से ही आयात होता है, लेकिन अब रॉ मटेरियल्स की कीमतें करीब दुगनी हो गई हैं और इसकी वजह से भारत में दवाओं की कीमतें अब बढ़ सकती हैं। चीन के हुबेई प्रांत में ही दुनिया की 20 सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी हैं। इनमें से कई कंपनियों में प्रोडक्शन बंद हो चुका है या उसमें भारी कमी आ गई है और इसकी वजह से भारत में गाड़ियों का निर्माण पहले के मुकाबले 8% कम हो सकता है। चीन में भी गाड़ियों की बिक्री करीब 92% कम हो गई है।
चीन में कोरोना वायरस के डर से लोग कार शोरूम्स तक नहीं जा रहे हैं, इसलिए वहां की कंपनियां अब ऑनलाइन ही कार बेच रही हैं, क्योंकि लोग बाहर निकल नहीं सकते और जो निकलना भी चाहते हैं वो अब कार के शोरूम्स तक नहीं जाना चाहते। भारत में मिलने वाले टेलीविजन, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स के 70% से अधिक उपकरण और स्पेयर पार्ट्स चीन से ही आयात किए जाते हैं और आयात में कमी की वजह से इस वर्ष गर्मियों के मौसम में आपको रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं, यानी ये महंगे हो सकते हैं। और कई कंपनियों ने तो अभी से अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान का मूल्य बढ़ाना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर कोरोना वायरस से दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ग्रहण लगने की पूरी आशंका है, इसलिए आपको भी इसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। इसलिए जैसा हमने आपको बताया, दवाइयां महंगी हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगे हो सकते हैं, कारों की प्रोडक्शन पर इसका असर पड़ सकता है और जो भी सारा सामान हम चीन से आयात कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स चीन से आयात कर रहे हैं, कच्चा माल चीन से आयात कर रहे हैं, उन सब चीजों पर बुरा असर पड़ेगा। उनकी प्रोडक्शन, उनकी सप्लाई कम हो जाएगी और फिर उनके दाम बढ़ जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आप कोरोना वायरस के लक्षणों को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे आप साधारण फ्लू और कोरोना वायरस के अंतर को समझ सकते हैं। आज हम इस संबंध में आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आप ध्यान से इस विश्लेषण को सुनिए और आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना चाहिए? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये संक्रमण हो चुका है? तो पहली बात यह कि अगर आपको सर्दी या जुकाम है या फिर सांस लेने में परेशानी हो रही है तो जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना वायरस ही हो। कुछ खास स्थितियों में ही आपको कोरोना वायरस का टेस्ट कराना चाहिए। हर केस में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन की पुष्टि नहीं होती। ये स्थितियां हैं, इस स्थिति में आपको टेस्ट कराना चाहिए। ये स्थितियां हैं, सूखी खांसी अगर आपको है, आपके बदन में दर्द है, आपकी नाक बंद है, गले में दर्द है या गले में जलन है या आपके मांसपेशियों में आपको दर्द हो रहा है। इन लक्षणों के साथ आपको बुखार हो या बुखार ना भी हो, आपको कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके श्वसन तंत्र में काफी इन्फेक्शन है और इसके पीछे कोई दूसरी वजह जिम्मेदार नहीं है तो भी आपको कोरोना वायरस का टेस्ट कराना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपने ये लक्षण सामने आने से कम 14 दिन पहले किसी ऐसे देश की यात्रा की है जहां अब कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है तो आपको कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग से गुजरना ही होगा। इसके साथ ही अगर आप कोरोना वायरस से पीड़ित किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए। लेकिन अगर आपको शक है कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है तो सबसे पहले आपको खुद को बाकी के समाज से और अपने परिवार से आइसोलेट कर लेना चाहिए, यानी आपको अपने परिवार वालों के करीब भी नहीं जाना चाहिए। अपने परिवार वालों से कहकर सबसे पहले एक मास्क आपको मंगाना चाहिए, फेस मास्क, ताकि जब आप छींकें या आप खांसें तो ये वायरस दूसरों तक ना फैले। साथ ही अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसे अपने शरीर के लक्षणों और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जरूर बताएं। डॉक्टर आपकी जांच करके ये पता लगा लेंगे कि आपको कोरोना वायरस का टेस्ट कराने की जरूरत है या नहीं। अगर डॉक्टर आपको टेस्ट कराने की सलाह देते हैं तो फिर आपके सैंपल्स की जांच करवाई जाएगी और जब तक रिपोर्ट नहीं आती आपको आइसोलेशन में रहना होगा, यानी बिल्कुल अलग रहना होगा जहां आपके आसपास कोई और नहीं आ सकता। और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया तो आपको कुछ और दिनों के लिए अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड में आपको रखा जाएगा। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव भी आया तो भी आपको 14 दिनों के लिए घर पर ही रहना होगा आइसोलेशन में, क्योंकि कई बार इस वायरस के लक्षण सामने आने में 14 दिनों का समय लग जाता है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन ने दुनिया भर में लोगों का एक दूसरे से मिलने का तरीका अब बिल्कुल बदल दिया है। आप भी अपने दोस्तों से मिलते होंगे तो उनसे सबसे पहले आप हाथ मिलाते होंगे या उनसे गले मिलते होंगे। दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में, विश्व की सभ्यताओं में इसके अलग अलग तरीके बताए गए हैं। लेकिन अब किसी भी व्यक्ति से मिलते समय आपको हाथ मिलाने या गले मिलने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप भी कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं या फिर किसी और को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए आपको हाथ नहीं मिलाना किसी से और आपको उसके गले भी नहीं लगता, यानी शरीर का आपस में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आज से आप भी इन आदतों में बदलाव ला सकते हैं और जितना ज्यादा संभव हो हाथ जोड़कर नमस्कार करने की आदत अब डालें। हाथ ना मिलाएं,
नमस्कार करें। इससे आप भारतीय परंपरा का पालन भी करेंगे और वायरस से भी दूर रह पाएंगे। इस समय मैं दुबई में हूं और यहां पर पारंपरिक अभिवादन का एक तरीका नोज टू नोज ग्रीटिंग है। और दुबई में लोग जब भी किसी से मिलते हैं या विदा लेते हैं तो अपनी नाक से दूसरे व्यक्ति की नाक को अक्सर छूकर वो एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। लेकिन अब यूएई के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने जनता को ऐसा करने से बचने के लिए कहा है। चीन में अब हेलो कहने का नया तरीका गोंग शो अपनाया जा रहा है और ये भारत के नमस्कार से मिलता जुलता है। इसी तरह जापान में भी कोई व्यक्ति जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके सामने सिर झुकाकर अभिवादन करते हैं। सम्मान देने के इस तरीके को बाओ कहते हैं। इसमें भी किसी से आपका शारीरिक संपर्क नहीं होता, इसलिए आप इस वायरस से बच सकते हैं। यानी वापस अपनी परंपरागत तरीकों को अपनाइए। विदेशों में अक्सर जब लोग मिलते हैं तो कई बार एक दूसरे को किस करने की परंपरा रहती है, लेकिन यहां भी आपको अब लोगों से दूर से हाथ मिलाने या वेव करने की सलाह दी जा रही है। आप वेव कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन या फिर दूसरे व्यक्तियों की आंखों में देखकर भी आप उनका अभिवादन कर सकते हैं। कुल मिलाकर पूरा आइडिया यह है कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति को छूना नहीं है। यूएई की तरह न्यूजीलैंड में भी लोग एक दूसरे को सम्मान देने के लिए अपनी नाक को दूसरे व्यक्ति की नाक से कई बार टच कराते हैं और इसे होंगी या नोज रब भी कहते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के डर से अब ये सभी परंपराएं बदल रही हैं। जर्मनी में एक मीटिंग के दौरान वहां के एक मंत्री ने वहां की चांसलर एंगेला मर्केल से हैंडशेक करने से मना कर दिया और इस मीटिंग में एंगेला मर्केल ने अपने एक मंत्री से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उस मंत्री ने हेलो कहकर उनका अभिवादन किया। बाद में एंगेला मर्केल ने भी अपने मंत्री के इस फैसले को सही बताया। यानी अब जर्मनी में भी वहां के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं। यूरोप के कई देशों ने इस वायरस से अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए उन्हें अपनी आदतों को बदलने की अपील की है। आप भी इन्हें अपना सकते हैं। ये आसान नहीं होगा क्योंकि हमारे देश में भी सबसे पहले अगर हम किसी को मिलते हैं तो हमारा जो हाथ है वो अपने आप आगे बढ़ जाता है और हाथ मिलाने के बाद हमें इस बात का अंदाजा होता है कि हमें हैंडशेक नहीं करना चाहिए था। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपसे हैंडशेक करना चाहे, हाथ मिलाना चाहे, तो आप उसे दूर से ही नमस्कार कर सकते हैं और खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। हाथ मिलाने की परंपरा को थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन में हुई थी, लेकिन शुरुआत में चीन ने इससे जुड़ी खबरों को बाहर नहीं आने दिया और खबरों को सेंसर कर दिया। चीन में इस वायरस के बढ़ते प्रकोप के बारे में दुनिया को 20 जनवरी को पता चला था, लेकिन चीन ने कोरोना वायरस की खबरों पर 31 दिसंबर से प्रतिबंध लगा दिया था। शुरुआती हफ्तों में अखबारों और मीडिया में अननोन वुहान निमोनिया और वुहान हेल्थ कमीशन जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये शब्द भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। कनाडा की सिटीजन लैब के मुताबिक चीन ने अपने यहां सोशल मीडिया पर 500 ऐसे शब्दों पर पाबंदी लगा दी थी जो कोरोना वायरस से संबंधित थे। इनमें निमोनिया, डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, वायरस और मेडिकल जर्नल और वुहान मार्केट जैसे शब्द शामिल थे। इन्हें आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। चीन में मीडिया सरकार की सेंसरशिप के तहत काम करता है, इसलिए वहां से खबरें आसानी से बाहर नहीं आती। लेकिन अब कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में यह दावा किया जा रहा है कि इस वायरस को चीन ने अपनी ही लैब में एक हथियार के तौर पर विकसित किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से कई वर्ष पहले छपी 2 किताबों में चीन से फैलने वाले इस तरह के वायरस के बारे में जिक्र किया गया था, लिखा गया था। ऐसी ही एक किताब है जिसका नाम है एंड ऑफ डेज प्रेडिक्शंस एंड प्रोफेसीज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये किताब 2008 में प्रकाशित हुई थी और इसमें सिल्विया ब्राउन जो लेखक हैं, इसकी जो लेखिका हैं, उन्होंने लिखा था कि वर्ष 2020 में पूरी दुनिया में निमोनिया जैसी एक महामारी फैलेगी। इसका सबसे ज्यादा असर फेफड़ों और सांस लेने की प्रक्रिया पर पड़ेगा और इस पर कोई दवाई असर नहीं करेगी। सोचिए, ये बात उन्होंने वर्षों पहले इस किताब में लिखी है। किताब में यह भी लिखा था कि जैसे ये बीमारी अचानक सामने आई है वैसे ही अचानक ये गायब भी हो जाएगी, लेकिन 10 वर्षों के बाद ये बीमारी फिर से लौटेगी और फिर पूरी तरह से गायब हो जाएगी। हालांकि इस पुस्तक में कुछ दूसरी बीमारियों के इलाज के संदर्भ में की गई भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं इससे पहले, इसलिए हम कह नहीं सकते कि यह भविष्यवाणी भी सही साबित होगी या नहीं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सिलसिला यही नहीं खत्म होता। आज से 39 वर्ष पहले 1981 में छपी एक और किताब द आईज ऑफ डार्कनेस में भी
ऐसी ही एक जानलेवा बीमारी का, ऐसे जानलेवा वायरस का जिक्र किया गया था। इस किताब में लिखा था कि यह वायरस चीन के वुहान की एक लैब में बनाया जाएगा, इसे चीन बनाएगा। किताब में इस वायरस को वुहान 400 का नाम दिया गया था। लेकिन इन किताबों में लिखी बातों और कोरोना वायरस से जुड़े तथ्यों में काफी अंतर भी है, इसलिए इन कहानियों को सटीक भविष्यवाणी के तौर पर शायद अभी नहीं देखा जा सकता। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और अगर इसे फैलने से नहीं रोका गया तो ये दौर आने वाले भविष्य की किताबों में काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो जाएगा।